है एक्चुअली अपने सिलेबस में जो है ना, वो आपको दो टाइप के बेरिंग है। एक मतलब दो टाइप के, दो मॉड्यूल है। एक नॉर्मल बेरिंग है और दूसरा जो आपका मॉड्यूल है ना, वो है हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग, उसको जर्नल बेरिंग भी बोलते हैं अपन। और अभी फिलहाल जो सेकंड मॉड्यूल है जो अभी लेने जा रहे हैं अपन, ये जस्ट बेरिंग है। सो अब इस बेरिंग के अंदर अपन आज देखने वाले हैं जो बेरिंग, उसका जो पीएचसी पे डेटा रहेगा ना, वो आपको पेज नंबर 4.1 से 4.38 तक डेटा रहेगा। मतलब बेरिंग सेलेक्ट करने का जो पेज नंबर है 4.1 टू 4.38। ओके। और जो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग का पार्ट है वो मैं आपको बाद में जब पढ़ाऊंगा तो उसका डेटा और क्या डिफरेंस है दोनों में वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे लेक्चर्स होते रहेंगे आपको आइडिया आते रहेगा। सो फिलहाल बेरिंग अपन स्टार्ट करते हैं। सो बेरिंग, तो आरसी बेरिंग, आरसी मतलब होता है शॉर्टकट है नेम। तो आरसी मतलब है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। अब रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग तो मैंने डेफिनेशन लिखा। ओके बाद और उसके बाद होता क्या है डैट एक क्वेश्चन नंबर 1 टू बी अटेम्प्टेड इन पेपर, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा इसका पेपर में, जिसका वेटेज मिनिमम रहेगा 10 मार्क्स। ओके। और मैक्सिमम जो वेटेज रहेगा ना आपको 15 मार्क्स। हाँ, इसमें टफ सम आता है वेरिएबल लोड का। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो उसका वेटेज आपको हो जाएगा 20 मार्क्स, उसका वेटेज आपको हो जाएगा 20 मार्क्स। ओके। सो हाँ, फिर एक दूसरा आता है आरसी बेरिंग को अपन एंटी फिक्शनल बेरिंग भी बोल सकते हो। एंटी फिक्शनल बेरिंग भी बोल सकते हो आरसी बेरिंग को ना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है आरसी बेरिंग इक्वल टू एंटी फिक्शनल बेरिंग। ओके। सो एंटी फिक्शनल डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं जो उसमें फ्रिक्शन जीरो रहेगा, ऐसा नहीं है। उसमें फ्रिक्शन जीरो रहेगा ऐसा नहीं है, बट यस फ्रिक्शन लॉस जो रहेगा ना वो निग्जिबल रहेगा। मतलब बेरिंग के अंदर फ्रिक्शन रहेगा बट फ्रिक्शन होने की वजह से जो लॉस होते हैं ना, वो लॉस निग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा, इसलिए इसको एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग बोला गया है। समझे? तो इसको व्यावहार में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछते हैं जो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है उसमें क्या फ्रिक्शन जीरो होता है, तो नहीं, फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है, बट फ्रिक्शनल लॉस जो होता है वो निग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रोलिंग कॉन्टैक्ट एंड बिकॉज ऑफ रोलिंग एलिमेंट, ये रोलिंग कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ रोलिंग एलिमेंट। एलिमेंट क्या है उसमें? बॉल्स और रोलर। अपन देखो कभी साइकिल बनाने जाते हैं तो वहाँ पे ना साइकिल की दुकान पे जहाँ पे रिपेयर करता है वहाँ पे आपको आपके इस पॉकेट से कभी कभी ना लोखंड का छर्रा निकलता है, एक बॉल रहता है, वो लोखंड का रहता है जिसको अपन बोलते हैं जो है बॉल है लोखंड का, मार्बल्स टाइप का रहता है। सो उसको अपन छर्रा बोलते हैं उनके लैंग्वेज में, लेकिन बेरिंग के लैंग्वेज में उसको अपन बॉल्स बोलते हैं और रोलर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया आरसी बेरिंग का फिलहाल, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग का। ओके। अब आता है उसमें द इनर रेस इज प्रेस फिटेड। इनर रेस को अपन ना प्रेस करके फिट करते हैं, मतलब विद लोड अप्लाई करके फिट करते हैं टू द शाफ्ट एंड आउटर रेस प्रेस फिटेड टू दी हाउसिंग। कहने का मतलब जो इनर रेस रहेगा वो शाफ्ट पे फिक्स होगा और आउटर रेस जो रहेगा ना वो हाउसिंग जहाँ पे अपने को सपोर्ट चाहिए ना वहाँ पे उसको फिक्स करते हैं, ऐसा रहता है। ओके। आफ्टर डैट जब मैं आगे बढ़ता हूँ, सो एंड दीज रेसेस आर सेपरेटेड बाय रोलिंग एलिमेंट। ये दोनों इनर रेस और आउटर रेस को ना दोनों को सेपरेट करता है उसका रोलिंग एलिमेंट। रोलिंग एलिमेंट ये दोनों को सेपरेट करता है रोलिंग एलिमेंट। और रोलिंग एलिमेंट क्या है आपका? बॉल्स और रोलर। रोलिंग एलिमेंट है आपका बॉल्स और रोलर, ये द इनर रेस इस प्रेस रेसेस। ओके। तो रोलिंग जो है आपका वो बॉल्स और रोलर है। ओके। द रेस आर रोलिंग एलिमेंट। ओके, यहाँ पे लिखा है द races and the rolling element are made out of higher higher chromium steel। ये क्रोमियम है, CHROMIUM। ओके। ये है क्रोमियम स्टील जो उसका इनर रेस रहेगा और रोलिंग एलिमेंट जो रहेगा रेसेस, इनर रेस मतलब ऑटो रेस, दो रेस आते हैं। सो वो और आपका जो रोलिंग एलिमेंट रहेगा ना इनका, ये आपका रहेगा बना हुआ किसका? क्रोमियम का। क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। ओके। और लास्ट में अगर देखोगे आप तो यहाँ पे मैंने लिखा है SAE 52110, SAE 52100। तो ये ना एक टाइप का बेरिंग का नाम है। ऐसे मतलब जर्मन कंपनी है जो बैरिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड नेम वो लोग ने इसे क्या बोलते हैं? SAE से
मेंशन किया है। ओके, तो वहां से वहां पे वो नाम आया है। एक सेकेंड। नाउ अब अब इसमें आता है रीडिंग मैन्युफैक्चरर बेरिंग, मतलब आपको जो बेरिंग प्रोवाइड किया गया है वो कौन से कैटेगरी का है, मतलब मैं समझूंगा कैसे जो मेरे पास जो बेरिंग है वो क्या है और कहाँ से आया है, मतलब कौन सा बेरिंग है। ओके, सो वो समझने के लिए आपको बेरिंग को रीड कैसे करते हैं पहले वो समझना पड़ेगा। ओके, सो बेरिंग को रीड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हूँ मैं, रीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ बेरिंग। ओके, सो नाउ नाउ देखते हैं। ओके, नाउ ये देखो यहाँ पे नेम लिखा है SKF, FAG, टिमकेन और रोल्टन। देखो जिसमें तीन जो स्टार्टिंग के तीन नाम है ना, ये तीनों SKF, FAG और टिमकेन, ये जर्मन कंपनी है बेरिंग मैन्युफैक्चरर की, जो जर्मन कंपनी उनका नाम है। ओके, और यहाँ पे रोल टैम आता है, ROLTAM, रोल टैम। रोल टैम जो है वो रशियन है। ओके, रोल टैम जो है रशियन है। ओके, आफ्टर दैट देखो अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 521100। ओके, सो अब क्या करना, अगर ऐसा 4 डिजिट लिखा रहेगा, 4 डिजिट, एग्जाम्पल के लिए मैं कोई बेरिंग लेता हूँ नीचे से, कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। सपोज आपको PSG के पेज नंबर पर चले जाओ, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो आपको एक बेरिंग दिया है, बेरिंग का कुछ नाम रहेगा, नाम के आगे ऐसा 4 क्रॉस, मतलब 4 डेटा दिया रहेगा ना, इसका कुछ नाम रहेगा, 4 डेटा। तो स्टार्टिंग के जो 2 डेटा रहेंगे ना, द लास्ट 2 डिजिट गिव्स डायमीटर ऑफ शाफ्ट इन mm मल्टीप्लाई बाय 5। कहने का मतलब लास्ट के जो 2 डिजिट रहेंगे ना, उसको आप अगर 5 से मल्टीप्लाई मारोगे, 5 से मल्टीप्लाई मारोगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका बेरिंग का डायमीटर रहेगा, वो आपका बेरिंग का डायमीटर रहेगा, और उसका यूनिट रहेगा में। ओके, बेरिंग का डायमीटर यूनिट ओके, आफ्टर दैट 2 डिजिट के बाद, मतलब यूनिट और टेंस प्लेस को आप जब दोनों को मिला के मल्टीप्लाई मारोगे 5 से, देन आपको बेरिंग का डायमीटर मिलेगा विद यूनिट इन आफ्टर दैट 100 प्लेस पे जो नंबर रहेगा रिप्रेजेंट इजी एग्जांपल फॉर DGBB बॉल बेरिंग। अगर मैं ये डेटा DGBB मतलब डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, इसका जो फुल फॉर्म है वो है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। ओके, सो सपोज इसका नंबर मैं ऐसा लेता हूँ 0234 तो DGBB में 4 कैटेगरी है, एक है 0, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। 1 नहीं लिया हूँ। 0 मतलब एक्स्ट्रा लाइट सीरीज, एक्स्ट्रा लाइट सीरीज। ओके, 2 मतलब है लाइट सीरीज, 3 मतलब है मीडियम सीरीज एंड 4 मतलब है हैवी सीरीज। ऐसे अपने पास DGBB में 4 सीरीज है। ओके, सो ये 4 सीरीज में से 0, 2, 3, 4। नाउ एस वी मूव टू हैवियर सीरीज, जैसे जैसे मैं हैवियर सीरीज की तरफ मूव करूंगा, द लोड टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बेरिंग इंक्रीजेस, ऑल्सो कॉस्ट इंक्रीजेस। कहने का मतलब जैसे जैसे मैं हैवियर सीरीज पे जाऊंगा, ये जो एक्स्ट्रा सीरीज और लाइट सीरीज, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट मीडियम हैवी शॉक, ये सब क्या है, ये बेरिंग की लोड कैरिंग कैपेबिलिटीज है, मतलब बेरिंग कितना लोड ले सकता है, सस्टेन कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी शो करता है। ओके, जैसे जैसे मैं ना हायर सीरीज पे जाऊंगा ना, वैसे वैसे बेरिंग की ना लोड कैरिंग कैपेबिलिटीज ना बढ़ती रहेगी, लोड कैरिंग जो कैपेसिटी रहेगी वो इंक्रीज होते रहेगी। ओके, सो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उनकी, तो वो जो इंक्रीज होता रहेगा। सो जैसे जैसे तुम लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे ही ना आपका बेरिंग का ना कॉस्ट भी इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि आप हैवियर काम के लिए यूज़ करोगे, तो हैवी काम के लिए यूज़ करना तो अच्छा मटेरियल चाहिए, अच्छा बेरिंग चाहिए, उसके हिसाब से रेट भी आपको, कॉस्ट भी आपको अच्छा पे करना पड़ेगा। देन आते हैं फोर्थ लास्ट और समटाइम फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब कभी कभी 2 डिजिट रहता है, कभी कभी 4 ही डिजिट रहेंगे। तो 4 डिजिट रहेंगे तो फोर्थ लास्ट हो जाएगा, और अगर 5 डिजिट रहेंगे तो फिफ्थ वाला लास्ट डिजिट रहेगा। रिप्रेजेंट टाइप ऑफ बेरिंग,
ओके, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो बेरिंग के टाइप रिप्रेजेंट करता है। अगर बेरिंग का नंबर 6 से स्टार्ट होता है, 6 ऐसा एक 6 से स्टार्ट होता है, तो वो बेरिंग का जो ग्रुप है वो है डीजीबीबी, मतलब डीप ग्रुप बॉल बेरिंग। ओके, सपोज इंस्टेड ऑफ 6 उन्होंने फोर्थ प्लेस पे भी 2 और फिफ्थ प्लेस पे भी 2, यानी कि 22, लास्ट के डिजिट में 22 आ रहा है ना बैक साइड में, लेफ्ट साइड में, तो देन वो जो बेरिंग रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेरिकल रोलर बेरिंग, वो रहेगा आपका स्पेरिकल रोलर बेरिंग। और इंस्टेड ऑफ ये आपका 22 है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये 22 है और ये 6 है। 6 रिप्रेजेंट कर रहा है डीप ग्रुप बॉल बेरिंग को, 22 रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेरिकल रोलर बेरिंग। एंड सपोज ना कि 6 रहा ना ही 22 रहा, सपोज ये 32 रहा। अगर 32 रहेगा, 32, तो वो रिप्रेजेंट करेगा टेपर बेरिंग, टेपर टेपर बेरिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो यहाँ पे अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आता है डैट डीजीबीबी बॉल बेरिंग के लिए लास्ट का डिजिट 6 होना चाहिए। अगर स्टार्ट से बोलूंगा तो पहला डिजिट 6 होना चाहिए। स्पेरिकल के लिए लास्ट में 22 आएगा, 22, एंड टेपर के लिए 32 आता है। ओके, और स्टार्टिंग का जो डिजिट होता है यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, वो नंबर को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई मार दो, तो स्टार्टिंग के दो नंबर को 5 से मल्टीप्लाई मार दोगे, उससे जो आंसर आएगा वो बेरिंग का डायमीटर रहेगा में। डन। ओके, आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। और नेक्स्ट पेज पे जो मेरा आता है गाइडलाइन फॉर सिलेक्टिंग टाइप्स ऑफ बेरिंग, मतलब मैं बेरिंग को कैसे सिलेक्ट करता हूँ, उसका कुछ गाइडलाइन, तो कुछ टर्म्स और कंडीशन है। तो बेरिंग सेलेक्ट करने का एक सिंपल लॉजिक है, वो आप अपने एप्लीकेशन के बेसिस पे ही सिलेक्ट करते हो। आपको किस काम के लिए यूज करना है उसके बेसिस पे आप बेरिंग खरीदोगे। आपको जिस काम के लिए यूज करना रहेगा उसके लिए आप बेरिंग खरीदने जाओगे। तो इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ बेरिंग इज डिपेंड ऑन दी सॉरी selection of bearing is depend on your application or a designer application. Okay, so after that मैं आता हूँ FR। ये है मेरा FR, इसको बोलोगे इफ FR, इसको बोलोगे रेडियल 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 लोड। रेडियल FR मतलब रेडियल लोड, और FA मतलब होता है एक्सियल लोड। ओके, अगर आपकी FR की वैल्यू, इसको R बोलो, FR की वैल्यू अगर आपका लेस देन इक्वल टू 8 किलो न्यूटन है, लेस देन इक्वल टू 8 किलो न्यूटन है, 8, ओके, लेस देन इक्वल टू 8 किलो न्यूटन है, तो वो आपका जो बेरिंग है वो है बॉल बेरिंग। कहने का मतलब अगर एफ आर की वैल्यू 8 किलो न्यूटन से छोटी है तो आप बॉल बेरिंग लेके डिजाइन प्रोसीड कर लो। बट सम टाइम अगर एफ आर की वैल्यू 8 किलो न्यूटन से ग्रेटर हो गया, 8 किलो न्यूटन से होगा ग्रेटर, तो उस केस में आप बॉल बेरिंग मत लेना, आप लेना रोलर बेरिंग, सिलेंड्रिकल बेरिंग, टेपर बेरिंग, स्पेरिकल बेरिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एफ आर की वैल्यू रेडियल लोड 8 किलो न्यूटन से बड़ा रहेगा ना, तो अगर आप बॉल बेरिंग लोगे तो बेरिंग के जो बॉल्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, रैप्चर्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए 8 किलो न्यूटन से ऊपर के लिए आप बॉल बेरिंग नहीं लेते हो, आप बॉल बेरिंग यूज में नहीं लेते हो, आप लेते हो रोलर बेरिंग, सिलेंड्रिकल बेरिंग एंड टेपर बेरिंग। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पेरिकल बेरिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इफ स्मॉल एंगुलर मिस अलाइनमेंट वुड बी देयर बिटवीन शाफ्ट एक्सिस एंड बेरिंग हाउसिंग दे आर यूज। ओके, थोड़ा भी मिस अलाइनमेंट रहेगा तो शाफ्ट पे, तो अपन क्या यूज करते हैं, एक्सिस एंड बेरिंग हाउसिंग हाउसिंग यूज करते हैं। तो सपोज सिलेक्ट अलाइनमेंट, तो बीबी मतलब बॉल बेरिंग, इफ एफ आर की वैल्यू लेस देन 8 किलो न्यूटन है, लेस देन 8 किलो न्यूटन है, तो पीएसजी के पेज नंबर 4.16, पीएसजी का पेज नंबर 4.16 एंड 4.17 पे आपको डेटा कलेक्ट करना है। इट मीन्स वो जो है ना 8 लेस देन 8 किलोमीटर, इट मीन्स आप बॉल बेरिंग के लिए पीएसजी के पेज नंबर 4.16 एंड 4.17 देखोगे। सपोज आप डिजाइन कर रहे हो रोलर बेरिंग, टर्म्स में आ गया आपके क्वेश्चंस में रोलर बेरिंग आपको लेना पड़ रहा है, तो रोलर बेरिंग के लिए आपका एफ आर का वैल्यू ग्रेटर देन, ये एफ आर का वैल्यू ग्रेटर देन 8 किलो न्यूटन रहेगा, ग्रेटर देन 8 किलो न्यूटन रहेगा। तो उस केस में ये चारों कैटेगरी आएंगे, कौन सी चारों कैटेगरी, तो ये किसमें आएगा आपका रोलर बेरिंग, सिलेंड्रिकल बेरिंग, टेपर और स्पेरिकल, ये चार कैटेगरी आएंगे। तो सपोज इस चार कैटेगरी में से अगर आपका पहला कैटेगरी आता है रोलर बेरिंग का, तो उसका डेटा आपको उसके आगे मिलेगा। और सपोज थर्ड में आ गया आपका स्पेरिकल बेरिंग, तो कैसा,
इफ कंबाइन लॉ इन कॉस्ट लोडिंग एग्जिस्ट, मतलब अगर आपको सस्ता थोड़ा सस्ता बेरिंग बनाना है, एक सेकेंड, थोड़ा सस्ता बेरिंग लेना, इफ कंबाइन लोडिंग, तो कैसा हो जाएगा, डेट इज एफ ए, मैं एफ ए को बोल दिया था आपको, ये एक्सियल फोर्स रहेगा और ये रेडियल फोर्स होता है, इसको बोलते हैं आप एक्सियल फोर्स, एक्सियल लोड, और ये है रेडियल लोड। ओके, तो एफ ए आपका एक्सियल है और एफ आर आपका रेडियल है। ओके, अब इफ कंबाइन मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है। सो डीजीबीबी कैसा है, लॉ इन कॉस्ट होता है, मतलब डीजी डीप ग्रूव बॉल बेरिंग बनाने को खर्च ना कम आता है, तो लॉ इन कॉस्ट, और इसका डेटा पीएसजी के पेज नंबर 4.12 यानी कि 4.12 से 4.15 तक मिलेगा। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में आता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। सो एंगुलर कॉन्टैक्ट में आपको कैटेगरी है सिंगल रो और डबल रो। अगर आप सिंगल रो पे जाते हो, ये है सिंगल रो, सिंगल रो, ओके, ये है सिंगल रो। तो सिंगल रो का पीएसजी पे पेज नंबर 4.18 एंड 4.19 पे डेटा है, और डबल रो के लिए पीएसजी पेज नंबर आपका 4.20 पे डेटा मिलेगा। डन। अब आते हैं टेपर रोलर बेरिंग। तो टेपर रोलर बेरिंग और स्पेरिकल रोलर बेरिंग दोनों का जो एफ आर रहेगा ना, रेडियल फोर्स, वो 8 किलो न्यूटन से ग्रेटर रहेगा, 8 किलो न्यूटन से ग्रेटर रहेगा। इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट 8 किलो न्यूटन से ग्रेटर रहेगा। ओके, सो पीएसजी के ये आपको मिलेंगे, पीएसजी के पेज नंबर 4.25, पीएसजी पेज नंबर 4.25 और 4.26, ये आपको मिलेंगे पीएसजी के पेज नंबर 4.25 एंड 4.26 पे। शुड बी प्रीफर्ड वेयर देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एंगुलर अलाइनमेंट, मतलब स्पेरिकल और रोलर बेरिंग आप टेपर बेरिंग तब लोगे जब आपको मिस अलाइनमेंट होने के चांसेस है, और इसका डेटा आपको पेज नंबर 4.32 पे मिलेगा। देन आता हूँ मेरे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में इफ देर इज ओनली एक्सियल लोड ऑन शाफ्ट, अगर आपके शाफ्ट पे सिर्फ एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है, मतलब एफ आर की वैल्यू जीरो है, मतलब एफ आर की वैल्यू ओनली रेडियल लोड, इट मीन्स यहाँ पे ओनली ये एफ ए की वैल्यू कुछ तो रहेगी, कुछ तो रहेगा, लेकिन जो आपका एफ आर रहेगा ना वो ज़ीरो रहेगा। सो देन थ्रस्ट बेरिंग शुड बी यूज, उस टाइप पे आप थ्रस्ट बेरिंग यूज़ करते हो, इसका डेटा आपको मिलेगा 4.27 पे एंड 4.29 पे, 4.29 पे। ओके, नाउ जो फिफ्थ पॉइंट, इफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट इज डिजायर्ड, मतलब मुझे किसी शाफ्ट का में रिजिडिटी डिजायर्ड है, मतलब चाहिए। फॉर एग्जांपल लेथ मशीन, टूल स्पिंडल, वी यूज रोलर बेरिंग, सिलेंड्रिकल, टेपर और स्पेरिकल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये चारों भी अपन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, और यहाँ पे आपको देखो सिलेंड्रिकल कैन टेक अप ओनली रेडियल लोड, हैंस शुड नॉट बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, मतलब जो सिलेंड्रिकल बेरिंग है उसका एक डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज ये है जो डैट वो जो है ना वो ओनली रेडियल लोड लेता है, मतलब कोई ऐसा बेरिंग जिस पर ओनली रेडियल लोड ऐड कर रहा हो ना, तो उस केस में तो वो चल जाएगा सिलेंड्रिकल बेरिंग, लेकिन अगर एक्सियल लोड इस पर डालोगे तो ये बेरिंग फेल हो जाएगा, मतलब टूट सकता है, तो उस केस में अपन फंस जाते हैं। तो सिलेंड्रिकल बेरिंग के लिए सिलेंड्रिकल बेरिंग ऐसी जगह पे लो जहाँ पे ओनली रेडियल लोड एक्ट करता हो, एक्सियल फोर्स नहीं रहेगा तो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 6, टू कंट्रोल नॉइस, टू कंट्रोल नॉइस इन हाई स्पीड एप्लीकेशन बॉल बेरिंग शुड बी यूज। सो नॉइस को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे आपको हाई एप्लीकेशन यूज करना और नॉइस भी कम आए, ऐसे जगह पे ना अपन क्या यूज करेंगे, बॉल बेरिंग। ओके, सो नाउ ये भी मेरे को समझ में आया। आफ्टर डैट मैं आता हूँ मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मतलब कुछ टर्म्स जो आपके बेरिंग के फॉर्मूलेस में यूज होते हो, फॉर्मूलेस में डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए, और वाइवास में बहुत ही पूछे जाते हो। MD2 का आई थिंक वाइवा होता है। सो MD1 का नहीं होता, बट MD2 का होता है। नहीं तो कोई अटेंडेंस नहीं दे रहा है कॉलेज में, लेक्चर्स नहीं बैठ रहा है, तो उनका स्पेशली वाइवा लिया जाता है।
तो वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में पहला आता है स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो सी ओ को तुम बोलोगे स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग। ये जो सी ओ जो रहेगा वो आपके बेरिंग का स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी रहेगा। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज द स्टैटिक लोड विच कॉज अ टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ लोड ऑन द बेरिंग। द रोलिंग एलिमेंट इक्वल टू इतना, तो रोलिंग एलिमेंट इक्वल टू 0.00001 times 0.00001 times of rolling element must heavily stress point. These values for different bearing are quoted on page number 4.12 थर्ड लास्ट कॉलम में दिया है। फिर आता है लाइफ ऑफ बेरिंग। तो लाइफ ऑफ बेरिंग को आप दो टाइप से निकाल सकते हो। एक तो बेरिंग का लाइफ इन आवर्स में निकाल सकते हो, तो आवर्स में निकालना है तो लाइफ इन आवर्स, तो आपको एल एच आता है लाइफ इन आवर्स, कितने घंटे ये बेरिंग चलेगा। और दूसरा आता है एल एम आर, एल सफिक्स में एम आर, मिलियन रेवोल्यूशन। सो एल एम आर लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशन, मतलब कितने मिलियन रेवोल्यूशन के बाद ये बेरिंग में कुछ प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो उसको बोलोगे मिलियंस रेवोल्यूशन के टर्म्स में निकालोगे तो वो हो जाएगा एल एम आर, और अगर आवर्स के टर्म्स में निकालोगे तो मिलेगा एल एच। इट इज डिफाइंड एज नंबर्स ऑफ मिलियन रेवोल्यूशन और सर्विस एट सम गिवन कांस्टेंट स्पीड दैट इज बेरिंग रन बिफोर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग क्रैक। मतलब पहले कुछ बॉल्स में रैप्चर होने से पहले जितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए रहेंगे उसको आप एल एम आर या फिर एल एच बोल सकते हो। सो नाउ यहाँ पे एक टर्म और है नोट, कहने का मतलब आपको एल एम आर निकालने के लिए इट इज लिखता हूँ, इट इज गिवन। ओके, नाउ एल एम आर का आपको एक फॉर्मूला दिया है, एल एम आर का आपको एक फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे देखते हैं डैट एक सेकेंड पूरा नीचे लेने दो। हाँ, एल एम आर दैट इज मिलियन रेवोल्यूशन। सो मिलियन रेवोल्यूशन का एक फॉर्मूला है, ये आपको एन इन टर्म्स ऑफ आरपीएम रहेगा। एन जो आप पुट करोगे ये आपको आरपीएम में पुट करना है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये आरपीएम में पुट करना है। 60 आपका फिक्स है और एल एच ये लाइफ इन आवर्स। तो एल एम आर का ये फॉर्मूला अपॉन 10⁶। 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है, इसलिए 10⁶ लिखा है। ओके, रेटिंग लाइफ को आप L10 से डिनोट करते हो, L ऑफ 10। ओके, पॉपुलरली यूज L10 लाइफ। इसमें आता है कैसा मिनिमम लाइफ बी एच एफ। सो 10% फेल, मतलब आप अगर आपकी कंपनी है और कंपनी अगर 100 बेरिंग बनाती है तो कैसा है आपकी 90 बेरिंग तो ठीक रहेंगे, लेकिन 100 में से 10 बेरिंग में प्रॉब्लम आते रहेंगे टाइम टू टाइम, मतलब 10 बेरिंग आपके खराब ही बनेंगे, ये पॉसिबिलिटीज है। सो 10% फेलियर दैट इज 90% सर्वाइवल पॉसिबिलिटी, मतलब 90% आपका बेरिंग ठीक रहेगा लेकिन 10% बेरिंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोलो तो अपन कोई सामान लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद के लाते हैं, अभी कोई भी सामान, मैकेनिकल सामान, गैजेट्स, तो उस पर आपको एक 1 ईयर 2 ईयर्स का वारंटी दिया रहता है। वो वारंटी कैसा रहता है, तो कभी कभी कैसा होता है सेम कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, किसी का तुम्हारे दोस्त का ज़्यादा खराब हो रहा है, तुम्हारा खराब ही नहीं हो रहा है। तो कैसा है 90% सामान ना खराब नहीं होगा लेकिन 10% सामान ना खराब होने के चांसेस रहते हैं, वो भी चांसेस पॉसिबिलिटीज है। ओके, सो इधर पॉसिबिलिटीज है, इट मीन्स 10% जो सामान रहेगा वो खराब होते रहेंगे। इट मीन्स तुम्हारे फ्रेंड के हाथ में जो मटेरियल आया, जो कुछ गैजेट आया, वो उस 10% में से बिलोंग कर रहा है। ओके, नाउ आते हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल आरसी बेरिंग प्रोटेक्ट बेरिंग, rotating life is defined number of mr it is million revolution, number of mr इसको अच्छे से लिखता हूँ, number of mr that is million revolution, that 90% of bearing out of the sample tested is complete or exceed before the evidence of first fatigue cracks, evidence of first fatigue crack। ओके, ये एविडेंस ऑफ फर्स्ट फटीग क्रैक। ओके, डैमेज होने से पहले। नोट, लाइफ ऑफ इंडिविजुअल बेरिंग कुड बी डिफरेंट फ्रॉम L10 लाइफ। ओके, एक सिंगल बेरिंग की अगर आप लाइफ निकालोगे तो L10 के कंपेरिजन में अलग ही रहेगा। सो लाइफ मीन्स 10% द बेरिंग टेस्टेड डू नॉट रीच द लाइफ,
ओके, मतलब 90% 100% में से 10% बेरिंग ना अपने लाइफ तक नहीं पहुंच पाता है, जो हम लाइफ निकालेंगे वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाएंगे। ओके, सुनना यहाँ पे ये ग्राफ भी दिया है, ये आपको यहाँ पे नीचे नंबर्स ऑफ बेरिंग, ऊपर लाइफ ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब कितने रेवोल्यूशन के बाद, और जो रेवोल्यूशन लिया अपन ने LMR मतलब मिलियंस में लिया है। ओके, तो जैसे जैसे बेरिंग का जो आवर्स है नंबर्स बढ़ाएंगे उतना उसका लाइफ बढ़ते रहेगा, नंबर्स ऑफ बेरिंग। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे जब आओगे तो वहाँ पे मेंशन किया है डायनामिक, डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। डायनामिक को आप डिनोट करोगे सी से, देखो CO है स्टैटिक और C है डायनेमिक, याद रखना, CO है स्टैटिक एंड C है डायनेमिक। सो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम कांस्टेंट प्योरली रेडियल और प्योर एक्सियल लोड दैट कैन दैट द बेरिंग कैन टेक, मतलब ये उस लोड को डिफाइन करता है जो बेरिंग सस्टेन कर सकता है, बेरिंग ले सकता है, चाहे वो रेडियल लोड हो चाहे वो डायनेमिक सॉरी एक्सियल लोड हो। ओके, गिवन एज रेटेड लाइफ एग्जैक्टली 1 million आवर। नाउ द वैल्यू फॉर डिफरेंट बेरिंग आर क्वाइटेड ऑन, अलग अलग वैल्यू बेरिंग के अपन ने वैल्यूज यहाँ पे क्विट किया है। PSG के पेज नंबर 4.12 ऑनवर्ड पे जाओगे, सेकेंड लास्ट कॉलम में एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 6209, मतलब PSG के पेज नंबर 4.12 पे एक बेरिंग है जिसका नाम है, बेरिंग का नंबर है 6209। 6209 जो है ये 6 है, इस मीन्स ये कौन सा है, DG बॉल बेरिंग है, DGBB बॉल बेरिंग है, डीप ग्रुप बॉल बेरिंग। उसकी जो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी है C इक्वल टू दिया है 25501। सिमिलरली 6409 जो बेरिंग है उसका है 5850 kgf, ये किलोग्राम फोर्स है, kgf। ओके, नाउ 2550 तो ये आपका C का वैल्यू है। ओके, ये है 6209 और ये 6409। डन, तो जस्ट समझने के लिए लिख दिया। आफ्टर दैट बोला है these values are in the assumption that inner rays rotate outer rays phase, मतलब ये वैल्यू को मैंने अज्यूम ऐसा किया है जो इनर रेस ना रोटेट हो रहा है, आउटर रेस ना इसका फिक्स है। ओके, आफ्टर दैट आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो फिफ्थ पॉइंट है उसको लिखते हैं PE, दैट इज P सफिक्स में E, इसको बोलोगे आप इक्विवेलेंट लोड, इक्विवेलेंट लोड। और इसका डेफिनेशन है इट इज दैट इमेजिनरी कांस्टेंट प्योरली रेडियल और प्योरली एक्सियल लोड दैट इफ applied at the bearing would given same life as the that actual loading condition, मतलब ये ऐसा लोड है जो बेरिंग आपको थ्रू आउट द लाइफ से मतलब ऐसा इट इज इमेजिनरी कांस्टेंट, ये इमेजिनरी कांस्टेंट है और प्योरली उस पर रेडियल हो या एक्सियल हो, ऐसा लोड डालोगे इफ अप्लाइड एट द बेरिंग वुड गिव सेम लाइफ, मतलब बेरिंग आपको सेम लाइफ देगा। और इसका आपको ये फॉर्मूला है P इक्वल टू ये वाला आपको फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले के हेल्प से ही ना आप PE इक्विवेलेंट लोड फाइंड करोगे। और यहाँ पे कंडीशन है, तो कंडीशन मैंने नीचे लिखा है तो इससे आपको आइडिया आएगा। नाउ देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इफ नथिंग गिवन, इफ नथिंग गिवन always assume, always assume inner rays rotate and outer rays fix। अगर कुछ नहीं दिया है ऐसा अज्यूम करो इनर रेस जो है वो रोटेट कर रहा है और आउटर रेस क्या है, फिक्स है। दैट इज अगर इनर तो V इक्वल टू 1, अगर इनर रेस रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे इनर रेस अगर रोटेट कर रहा है तो V के जगह पे 1 पुट करना है। ओके, और डन ना, क्योंकि अगर 0 पुट करते पूरा समय 0 हो जाएगा। अनलेस अनटिल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इनर रेस फिक्स है तब तक आपको 1 ही पुट करना है, ऐसा समझना इनर रेस रोटेट कर रहा है। ओके, एफ आर जो रहेगा आपका वो रहेगा एक्चुअल रेडियल लोड ऑन बेरिंग, और FA जो रहेगा एक्चुअल एक्सियल लोड ऑन लोड फैक्टर रहेगा। नाउ एक्स रहेगा रेडियल फैक्टर और Y रहेगा एक्सियल लोड फैक्टर, मतलब X जो रहेगा रेडियल लोड फैक्टर रहेगा और Y जो रहेगा वो एक्सियल लोड फैक्टर रहेगा। ओके, और XY की वैल्यू यहाँ पे बाजू में लिखा है, वैल्यू कैन बी सीन फ्रॉम पेज नंबर PSG का 4.4, फ्रॉम पेज नंबर ऑफ PSG 4.4।
4. Now if there is only FR, no FA, then X का वैल्यू इक्वल टू 1. FR and no FA, then X equal to 1 and Y equal to 0. Then x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0. मतलब कोई ऐसा सम जिसमें मेंशन किया है सिर्फ एफ आर की वैल्यू दिया है और एफ ए बोल दिया है 0, अवॉइड या निग्लेक्ट ऐसा, तो एक्स ए की वैल्यू 1 रहेगी, वाई की वैल्यू 0 रहेगा. सिमिलरली इफ ओनली लिखता हूँ एफ ए आपको दिया एंड नो एफ आर उल्टा उसका वैसा वर्स, तो देन आपको y की वैल्यू 1 लेनी है, y की वैल्यू 1 लेनी है और x की वैल्यू 0 लेनी है. क्योंकि मैं आपको बता दिया यहाँ पे डेट x जो है आपका किसका है, रेडियल का है, और y जो है किसका है, एक्सियल का है. अगर रेडियल लोड दिया रहेगा, एफ आर दिया रहेगा, तो x की वैल्यू 1 और एफ वाई दिया रहेगा, मतलब एफ ए दिया रहेगा तो y की वैल्यू 1 लेना है. ओके, तो इसके बेसिस पर आगे डिजाइन प्रोसीड करोगे. एस एस तुम्हारा आएगा सर्विस फैक्टर. एस जो है तुम्हारा वो है सर्विस फैक्टर, और सर्विस फैक्टर आप पीएसजी के पेज नंबर 4.2 से लोगे, पीएसजी के पेज नंबर 4.2 से पिक करोगे. ओके, एंड सो नाउ अब एक आता है के टी. तो यहाँ पे के टी जो है वो है टेम्परेचर स्ट्रेस, वो के टी जो है वो है टेम्परेचर स्ट्रेस, और टेम्परेचर जो फैक्टर जो रहेगा उसको निकालना पड़ेगा आपको, और वो निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. टेम्परेचर फैक्टर के टी इक्वल टू 1/1 माइनस परसेंटेज डिक्रीसेस इन कैपेसिटी. अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको पीएचडी के पेज नंबर 4.2 पे मिल जाएगा. पीएचडी के पेज नंबर 4.2 पे फॉर्मूला तो मिल जाएगा, लेकिन कैसा, इफ बेरिंग टेम्परेचर नॉट गिवन देन अज्यूम टेम्परेचर टू बी 100 डिग्री सेल्सियस. नहीं दिया है ना तब आपको उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस अज्यूम करना है. ओके, दैट इज ड्रॉप इन कैरिंग कैपेबिलिटी 0. इट मीन्स कैसा है, 100 के लिए आप 1% लोगे, ये धीरे धीरे कम होता है, ये आपको पीएचडी से मालूम पड़ जाएगा. अज्यूम के टी इक्वल टू 1, टेम्परेचर नहीं दिया, के टी की जगह पे 1 पुट कर दो. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको 0 पुट करना है, डिक्रीज कैपेसिटी में 100% लोगे, डिक्रीज कैपेसिटी में तो 100 को आप 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, और 1/1 आपका कितना हो जाएगा 1. इसलिए अज्यूम के टी के टेम्परेचर स्ट्रेन इक्वल टू 1. ओके, नाउ v इक्वल टू है रेस रोटेशन फैक्टर, ये कैपिटल V है, वो है रेस रोटेशन फैक्टर. अब v इक्वल टू 1 है तो इनर रेस, और v इक्वल टू 1.2 है तो आउटर रेस. क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन किया है दैट बेरिंग इज अवर इनर रेस, तो आप v की जगह पे 1 पुट करना, और अगर मेंशन किया है बेरिंग इज ऑफ आउटर रेस टाइप तो 1.2 मतलब 1.2 पुट करना. एग्जाम्पल, फ्रंट एक्सल ऑफ साइकिल मोटरसाइकिल आर डिराइव, ये फिर ये इनर रेस पे, और दूसरा जो है आउटर रेस पे है. कौन सा, रो पुली शेयर आइडल पुली ये सब. ओके, नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे. अब आते हैं नोट रिलेशनशिप बिटवीन सी L10 एंड पीई. मतलब सी मतलब है डायनामिक लोड, L10 मतलब है लाइफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर, एंड पी है इक्विवेलेंट लोड. सो इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला है डेट सी डायनामिक लोड कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ बेरिंग सी इक्वल टू L10 ऑफ रेस टू 1/k इंटू पीई, ये मल्टीप्लाई है इंटू पीई. अब के जो है, के की वैल्यू वेयर, के की वैल्यू डिपेंड करती है, दो वैल्यू है, एक तो के इक्वल टू आप 3 ले सकते हो, दूसरा आप ले सकते हो 10/3, ये है आपका 3, दूसरा है 10/3, दूसरा है 10/3, उसका कंडीशन है. आप 3 कब लोगे और 10/3 कब लोगे. ओके, बताता हूँ. जब आप के की वैल्यू 3 कब लेना है, जब ये बॉल बेरिंग हो, बेरिंग टाइप बॉल बेरिंग हो, और रोलर बेरिंग के लिए आपको यही लेना है 10/3. के बॉल बेरिंग के लिए लेना है 3, और रोलर बेरिंग के लिए लेना है 10/3. ओके, सो यहाँ से मेरे को समझ में आया. नाउ नाउ
अब आते हैं अपना फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बेरिंग लाइफ। अब बेरिंग लाइफ इन टर्म्स ऑफ मिलियन रेवोल्यूशन मुझे निकालना है एट एनी सर्वाइवल रेट, एट एनी सर्वाइवल रेट एट अदर देन 90%। सो कैसा है, L/L10 इक्वल टू एल एन, ब्रैकेट के अंदर 1/p एल एन 1/p10। p10 नहीं दिया है ना तो आपको ना 10% लेना है, 10%। तो 10% लोगे इट मीन 0.9 हो जाएगा, 10% फेलियर है ना, तो बचा कितना, 90%। तो 90% बचा तो 9/100 हो जाएगा 0.9। ओके, और ऊपर है 1/b। और 1/b, बी का जो नाम है बीवर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिज़ाइनर थे वीवर्स उनका नाम है बीवर्स डिस्ट्रीब्यूशन। और बी की भी दो वैल्यू है, यहाँ पे दिमाग लगाना है, बी की भी दो, एक है 1.17, दूसरा 1.34। अगर ये बेरिंग बेरिंग अदर देन डीजीबीबी है ना, अदर देन डीजीबीबी मतलब डीप ग्रुप बॉल बेरिंग के अलावा कोई दूसरा बेरिंग है तो 1.17 लेना है। बट अगर डीजीबीबी बॉल बेरिंग आया तो आपको बी का वैल्यू 1.34 लेना है, फिर आपको बी का वैल्यू 1.34 लेना है। तो थोड़ा दिमाग में रखना दैट ये टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली कैसा है, सम्स करते करते अपने को ये याद हो जाता है। यहाँ पे के का बताया था, तो के कैसा, बॉल बेरिंग है तो के की जगह पे आपको 3 पुट करना है, रोलर बेरिंग है तो के की जगह पे आपको 10/3 पुट करना है। सिमिलरली ये लाइफ के वाले फॉर्मूलेस में बी जो है बीवर्स डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे अगर ये डीजीबीबी बॉल बेरिंग है तो आपको बी के वैल्यू पे 1.34 पुट करना है। अदर देन डीजीबीबी कोई भी है, टेपर, रोलर, स्पेयर और सिलेंड्रिकल, ये कोई भी बेरिंग हो तो वहाँ पे आपको 1.34 पुट करना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इफ, ये भी नोट है, इफ सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी दैट इज रिलायबिलिटी इज नॉट गिवन, then analysis should be done, analysis शुड बी डन फॉर 90% सर्वाइवल, स्टैंडर्ड है ये। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, कांस्टेंट लोड रहेगा और वेरिएबल लोड रहेगा। कांस्टेंट लोड और वेरिएबल लोड मैंने आपको पहले ही बता दिया। कांस्टेंट लोड में कैसा रहेगा, कंडीशन, दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेरिंग गिवन लाइफ आस, मतलब आपको बेरिंग दिया रहेगा, उस बेरिंग का आपको लाइफ निकालना रहेगा। लाइफ आपको LH, लाइफ इन आवर्स भी निकालना रहेगा, या LMR, लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशंस भी निकालने रहेंगे। ये हो गया एक पहला टाइप क्वेश्चन पूछने का कांस्टेंट लोड वाले सम्स में। ओके, नाउ दूसरा है क्या, एक्सपेक्टेड लाइफ गिवन बेरिंग टू बी सिलेक्टेड, मतलब कोई बेरिंग रहेगा उसका एक लाइफ आपको दिया रहेगा, कोई बेरिंग रहेगा उसका एक लाइफ आपको दिया रहेगा, फिर उसके लाइफ के बेसिस पे आपको उस बेरिंग का नेम निकालना है, दैट वो कौन से टाइप की बेरिंग है और कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उस बेरिंग का नंबर क्या है, ये निकालना रहेगा। ये एक पहला सा है, जो पहला टाइप है कांस्टेंट लोड वाला ना, उसका हो गया एक प्रॉब्लम। अब आते हैं सेकंड पे, ये है वेरिएबल लोड। वेरिएबल लोड में आपका पीई ना 3-4 करके दिया रहेगा, 3-4 कंडीशन में दिया रहेगा। तो सेम ऐसा वो, मतलब वेरिएबल लोड में भी आपको पहला बेरिंग दिया रहेगा, उसका लाइफ निकालना रहेगा। दूसरे केस में कोई बेरिंग का एक्सपेक्टेड लाइफ दिया रहेगा, वो बेरिंग का नाम पूछेगा, बेरिंग कहाँ से ये आता है, डिराइव हो रहा है। नाउ नाउ दूसरे पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नोट, वाइल सॉल्विंग टेबल, वाइल सॉल्विंग टाइप 1, टाइप 1 सॉल्व करोगे प्रॉब्लम वेयर एफ ए एंड एफ आर गिवन, देन एक्चुअल पीई कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग, मतलब ऐसा सम जिसमें आपको कोई ऐसा सम सॉल्व करने टाइम पे कोई ऐसा सम्स आए जिसमें एफ ए और एफ आर दोनों दिया रहे, आर गिवन, देन जो एक्चुअल लोड ना कैन नॉट बी, आप लोग ना उसको इस तरीके से फाइंड नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो एक्स और वाई जो रहेगा ना, ये एक्स एंड वाई, मतलब एक्स का है रेडियल लोड का फैक्टर और वाई है एक्सियल लोड का फैक्टर, कैन नॉट बी रीड फ्रॉम पीएसजी, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ना आप पीएसजी से निकाल नहीं पाओगे, किसी समस्या दिया रहेगा तो। एज द बेरिंग नंबर इज अननोन, हैंस स्टेप 4, फिर यहाँ पे बेरिंग नंबर, तो बी कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट पी एंड ऑन दिस बी विल फाइंड द बेरिंग, मतलब उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट पी फाइंड करेंगे और एंड बेस्ड ऑन दिस बी फिक्स अप द बेरिंग।
ओके, ये सम्स में आएगा तो तुमको आइडिया आ जाएगा। यूजिंग एक्सिस रेडियल लोड फैक्टर डेट इज के ई, ये है एक्सियल एक्सिस रेडियल लोड फैक्टर के ई। तो के ई का ना 3 वैल्यू है, 1.2, 1.3 एंड 1.5। ये 1.2, ये 1.3, इधर 1.5, 3 कैटेगरी है। सो ये तीनों भी कैटेगरी ना आपका डिपेंड करता है किस पे, एफ ए, ये तीनों भी कैटेगरी डिपेंड करता है आपका रेशियो ऑफ एफ ए अपॉन एफ आर का, रेशियो ऑफ एफ ए अपॉन एफ आर। तो यहाँ पे लिखा है जब एफ ए अपॉन एफ आर का रेशियो अगर 0.3 और 0.3 से छोटा हो तब आपको के ई का वैल्यू जो लेना 1.2 लेना है। सिमिलर जब ये वैल्यू 0.5 से बड़ा हो जाएगा और 0.5 के आसपास रहेगा तो आपको बड़ा नहीं, 0.5 के आसपास रहेगा और छोटा रहेगा, मतलब बिटवीन बिटवीन 0.3 एंड 0.5 के बीच में रहेगा, तब आपको 1.3 लेना है के ई का वैल्यू। बट देन जब 0.5 से भी बड़ा हो जाएगा तब आपको ये लेना है 1.5। तो ये याद रखना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पीई। यहाँ पे एक फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग पीई। सो कैसा है, पीई है आपका इक्विवेलेंट लोड फॉर टाइप 2। सो टाइप 2 के प्रॉब्लम में कैसा रहेगा, आपको 2-3 कैटेगरी की बेरिंग दी रहेगी और हर बेरिंग का अपना अलग अलग लोड कैरिंग कैपेबिलिटी रहेगा, इक्विवेलेंट लोड दिया रहेगा। तो आप क्या करोगे, हर बेरिंग का पीई निकाल लोगे पहले, मतलब जितने भी आपको बेरिंग दिया रहेगा 2 या 3 सम्स में, उस हर बेरिंग का इक्विवेलेंट लोड निकालोगे, पी इज गिवन बाय क्यूबिक मीन लोड। सो नाउ वो निकालने के बाद क्या करोगे, क्यूब है ये क्यूब, पी ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू एन वन, पी ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू एन टू, ऐसा। और यहाँ पे एन समीशन जो भी आपको नंबर से रेडिएशन दिया रहेगा ना उसको यहाँ पे पुट कर देना है, और ये सब का पावर 1/3। यहाँ से आपको इक्विवेलेंट लोड निकालना है, यहाँ से आपको इक्विवेलेंट लोड निकालना है। और वो जो लोड निकलेगा, वो जो लोड निकलेगा ना वो आपका क्या रहेगा, टोटल इक्विवेलेंट। और इसके बेसिस पे ना आपको फिर सम्स डिजाइन करने रहेंगे। मतलब एक बार जब वेरिएबल लोड दिया रहेगा ना तो वेरिएबल लोड से आपको सिंगल इक्विवेलेंट लोड मतलब टोटल का मिला के विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले आपको सिंगल